सेवंथ का ज्योग्राफी का ये 5वां लेसन है जिसका नाम है केवल जल। तो जल को हम लोग किस प्रकार से समझेंगे, तो उसको समझने से पहले आप ये समझिए कि जो जल चक्र क्या होता है। तो आपको वाष्पीकरण आप बच्चा में पढ़े होंगे कि सूर्य का तपन से महासागर का पानी क्या होता है, बादल बन जाता है, वही बरस जाता है, फिर वो नदी में आ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाष्पीकरण। तो जल चक्र क्या होता है, तो आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए ये महासागर हुआ, आपको पता है कि पृथ्वी का लगभग 97.3% किससे घिरा हुआ है, वो तो जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी लगभग 97.3% किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। मतलब ये 97.3% है किसमें, जल, तो महासागर में है ये। और पृथ्वी का लगभग 97.3% जल जो है वो कहाँ है, तो महासागर में है। बात समझ में आया। मात्र इसमें कितना बचा, 2.7, मात्र 2.7 जल जो है वो कहाँ मिलता है, जो हम लोग जैसे आप झील देख लीजिए, बर्फ के रूप में देख लीजिए, तालाब उलाब देख लीजिए, या भूमिगत जल देख लीजिए, ये सब आपका कितना प्रतिशत है, तो 2.7% है। जो हम लोग पेयजल है हम लोगों का, जो भूमिगत जल है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। जो बेकार पानी जिसका उपयोग हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, जिसका उपयोग केवल नमक बनाने के लिए किया जाता है, वो लगभग 97.3% है। और पीने लायक जो हम लोग उपयोग करते हैं वो मात्र 2.7% है। इसलिए पानी का दिक्कत हो जाता है हम लोगों को। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अब ये 2.7% जल कहाँ कहाँ है, तो झील में है, बर्फ़ में है, तालाब में है, भूमिगत जल के रूप में, मतलब कई सारा जल का प्रकार, मतलब जल जहाँ रहता है उसका कई सारा भांति भांति के प्रकार हैं। जैसे झील में है, बर्फ़ के रूप में है, तालाब में है, नदी में है, इस सब का संख्या मात्रा में बहुत कम है। किसके सामने, तो महासागर के सामने। और इसी महासागर का जल धूप से जब गर्म होता है तो वो वाष्प बन करके कहाँ उड़ जाता है, ऊपर, और ये संघनन हो करके आपस में मिल करके किसका निर्माण करता है, बादल। और ये बादल फिर क्या बरसाती है, तो वर्षा। फिर ये बादल बरस करके कहाँ चल जाता है, उसी समुंदर और नदी में जाकर के मिल जाता है। जब ये एक चक्र को पूरा कर लेता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। आया समझ में। और एक बात याद रखिएगा कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ये याद रखिएगा। आया समझ में। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, कैसे आपको बोलना है बस आप उसको समझिए। जल चक्र क्या होता है, तो महासागर नदियों का जल जब धूप से तपन हो करके वाष्प बन करके ऊपर जाता है और संगठित होकर के बादल का निर्माण करता है, जब वो बादल का पानी फिर से बरस करके नदी में मिल जाता है तो, और ये एक चक्र को जो ये पूरा करता है उसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। आया समझ में। पृथ्वी का जो लगभग पानी है वो लगभग 97.3% कहाँ है, तो महासागर में है, समुंदर में है। और मात्र 2.7% जल जो है वो झील, बर्फ़, तालाब, भूमिगत जल इत्यादि के रूप में है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और जो महासागर का जल है उसमें क्या पाया जाता है, तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको आप लोग नमक भी बोलते हैं। इसलिए आप देखते होंगे समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है। आया समझ में यहाँ तक। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, चलिए फटाफट इसको बना लीजिए, क्योंकि इसमें लिखना क्या है, चित्र आप समझ गए होंगे तो बन ही गया होगा। बन गया पीछे सबका। इसको लिख लीजिएगा कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, लिख लीजिए। अगर गिर जाएगा चाय उसके ऊपर तो दहेज बढ़ जाएगा, आपको पता है। इसको लिख लीजिएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला लिखिए ज्वार। देखिए महासागर का जो जल होता है वो अगर ऊपर इस प्रकार से उठता है, या महासागर में जो तरंग उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। उसी प्रकार से एक सुनामी होता है। तो सुनामी किसको बोलेंगे, तो 15 मीटर ऊपर अगर कोई लहर उठ रहा है और उसका गति लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये उठता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी। हाँ, 1 घंटा में 700 किलोमीटर पार हो जाएगा। सोचिए आप कितना स्पीड हवा बहता होगा।
आप हवा का ताकत इस प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे ट्रेन चलता है ना, तो ट्रेन जब स्पीड हो जाता है तो हाथ को जरा बाहर निकालिएगा तो वो हवा क्या करता है, उसको पीछे ठेलता है ना। जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा वो अपना हाथ पे ज़्यादा बल लगाएगा और वो उसको कैसे करेगा, पीछे ठेलेगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अब वायु आप पे क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो वो मुश्किल से 60-70 किलोमीटर वाला एक्सप्रेस पे आप लोग चढ़ते होंगे तो उतना पीछे फेंक देता है हाथ आपका। अगर आप सोचिए 700 किलोमीटर है आपका और हाथ बाहर निकालें तो उंगली सब आपका मुड़ मार के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। तो ज्वार समझ में आया, समुंदर में जो लहर उठता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार बोलते हैं। सुनामी किसको कहेंगे, तो जो लहर 15 मीटर तक ऊंचा उठ जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और जब ये सुनामी आता है तो लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवा चलता है। बात बुझे। उसी प्रकार से एक आपको पढ़ना है ज्वार भाटा। अब ये ज्वार भाटा क्या होता है, तो देखिए ज्वार भाटा जो है वो आपका पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। कैसे, उसको समझिएगा। जब आपको पता है कि चंद्रमा में भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, और सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण है। तो जब वो किसी चीज, अब पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण है, तो जब ये मान के चलिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये चंद्रमा है, मान के चलिए ये चांद है, मून। चांद आधा नहीं रहता है, चांद पूरा रहता है, वो दिखता नहीं है, वो बात अलग है। तो देखिए इसका भी गुरुत्वाकर्षण इसको खींच रहा है पृथ्वी को, और चांद का भी गुरुत्वाकर्षण इसको खींच रहा है। तो दोनों पट्टी से जब खींचेगा तो पृथ्वी का जो समुंदर है उसमें जो लहर होगा वो क्या होगा, उठेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। बात समझ में आया। ये ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चांद एक ही रेखा में होगा तो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और इसमें जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं वृहत ज्वार भाटा। वृहत ज्वार भाटा, बात समझे। लेकिन जब अच्छा पृथ्वी यहाँ है तो चांद यहाँ है, तो चांद यहाँ भी तो आ सकता है ना घूम करके, तब तो और ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये सब खींचेगा पृथ्वी को। और जब मान के चलिए ये सूरज है और ये पृथ्वी है और यहाँ पे अगर मून है, तो अब देखिए ये इसको इधर से खींच रहा है, ये इसको इधर से खींच रहा है, तो बोलिए ज्वार भाटा तेज होगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि ये इसको इधर से खींच रहा है और ये इसको ऊपर खींच रहा है, तो अलग अलग दिशा में लग रहा है, तो तेज होगा या कम होगा, कम होगा। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लघु ज्वार भाटा। अब समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। तो जब सूर्य, पृथ्वी और चांद तीनों एक ही रेखा में होता है तब वृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। वृहत मतलब ऊंचा ऊंचा, बहुत ऊंचा ऊंचा लहर उठता है समुद्र में। लेकिन जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोणीय तीर्थ में रहता है, समकोण पद्धति में रहता है, तो वहाँ पे जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो काफ़ी क्या होता है, लघु ज्वार भाटा होता है। बात समझ में आया। अब आप बताइए, जब समुद्र का लहर ऊंचा उठेगा तो उसके साथ मछली भी तो आएगा, तो मछली आने के बाद वो क्या करेगा, तट पे आएगा, और तट पे आने के बाद पानी कहाँ चल जाता है, पीछे, और उसके बाद मछली कहाँ रह जाएगा, तट पे ही। तो मछली पकड़ने में पहला फायदा हुआ, क्योंकि जब लहर उठता है तो बीच का समुद्र का पानी सब कहाँ आ जाएगा, किनारा आ जाता है, तो किनारा वो मछली को भी तो लेकर के आएगा, मछली तो रुक नहीं सकता है बीच में। अब मछली किधर छोड़ देता है, पनिया कहाँ चल जाता है, फिर से अंदर चला जाता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। समुंदर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, कितना बड़ा समुंदर है, लेकिन आज तक वो अपना सीमा को छोड़ा है। सीमा से वो बाहर आता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक फिर क्या हो जाता है, बाहर अंदर चला जाता है, अपना लिमिट पे चला जाता है। तो बात समझ में आया। तो पहला फायदा इसका क्या है, तो मछली उछली आप पकड़ सकते हैं। दूसरा, नौ संचालन में, मतलब जहाज वहाज अच्छा से चलता है, क्योंकि जितना लहर उठेगा उतना ज़्यादा वो आपको धक्का मारेगा, तो उससे जहाज क्या होगा, आगे जाएगा। तीसरा हम लिख सकते हैं विद्युत का उत्पादन में। आपको पता है कि जल से विद्युत भी बनता है, पता है ना सबको, कोयला से बनता है, जल से बनता है, पवन से बनता है, ये सब आपको आगे पढ़ना है, 11th का ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है इसको। तो 3 फायदा है वृहत ज्वार भाटा का, 3 फायदा। पहला, जहाँ पे ये उठेगा ये मछली को लेकर के आएगा, मछली मत्स्य पालन अच्छा हो जाता है यहाँ पे। दूसरा, नौ संचालन में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होता है, जहाज वहाज चलने में कोई परेशानी नहीं होता है।
तीसरा, विद्युत का उत्पादन हम लोग इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जब विद्युत गिरता है तेजी से, गति होता है उसमें ज़्यादा, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को बर्न करता है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? लघु ज्वार भाटा का उतना ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पे वृहद ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा मारिएगा टिक? जब सूर्य, पृथ्वी और चांद क्या हो, एक रेख में। आ रहा है समझ में? चलिए इसको लिखिए, ज्वार भाटा डैश दे करके लिखिए। हाँ, ज्वार भाटा में डैश दे करके लिखिए। नहीं, ये चित्र बना लिए ना, चित्र बनाए ये पहाड़ वाला, ये वाला नहीं, इसके पहले जो लिखाए थे। हाँ तो बस हो गया। अच्छा ये वाला बोल रहे हैं क्या? ओ हाँ हाँ, ज्वार लिख करके डैश दीजिए, ज्वार लिख करके डैश दीजिए और उसमें लिखिए पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न तरंगे ज्वार कहलाता है। उत्पन्न तरंगे ज्वार कहलाता है, तरंगे ज्वार कहलाता है। अगला लिखिए सुनामी। अब जैसे यहाँ सुनामी आया, तो ये सुनामी आप लोग बताइए कौन सा क्लास में है? 6। सुनामी आप किस में पढ़े हैं? 7। वाह, अरे 10 में आपदा प्रबंधन नहीं पढ़े हैं 10 में? तो 10th में आप सुनामी के बारे में डिटेल से पढ़े थे कि नहीं? सुनामी, भूकंप, बाढ़, इस सब के बारे में पढ़े थे कि नहीं? हाँ तो पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत? अभी हम लोग 7 क्लास में हैं, भूल जाइए कि आप लोग इंटर पास हैं, सोचिए 7 पास हैं। चलिए लिखिए, सुनामी में लिखिए, सुनामी समुंदर में आती है, सुनामी समुंदर में आती है, ये 15 मीटर तक ऊंचा उठ जाता है, ये 15 मीटर तक ऊंचा उठ जाता है। पानी देखो उधर से। ये 15 मीटर तक ऊंचा उठ जाता है और 700 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं चलने लगती है। पंद्रह मीटर ऊंचा उठ जाता है और 700 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं चलने लगती है। मतलब ये एवरेज है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगला लिखिए ज्वार भाटा, हवाएं चलने लगती है। अगला लिखिए ज्वार भाटा, इसमें डैश दे करके लिखिए ज्वार भाटा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। ज्वार भाटा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। हाँ, उत्पन्न होती है सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। हो गया। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेख में होते हैं या एक सीध में होते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, एक सीध में होते हैं, तो काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तो काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, जिसे वृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। जिसे वृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। अब इसमें सब डैश दे करके लिखिए इसके लाभ, इसके लाभ। जैसे पहला लिखिए मछली तट तक आ जाता है, मछली
तट तक आ जाता है। दूसरा लिखिए, नौ संचालन में लाभ, नौ संचालन में सुविधा, नौ संचालन में सुविधा। तीसरा लिखिए, जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन। हो गया। अब अगला लिखिए, जब, लाइन चेंज करके, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोण पद्धति में होता है, एक समकोण पद्धति में होता है, एक समकोण पद्धति में होता है, तो उसे लघु ज्वार भाटा, तो उसे लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। चलिए ये दोनों फिगर बना लीजिए। हो गया। चलिए अंतिम टॉपिक है आपका ये लेसन का, महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं, महासागरीय धारा समझ में आ रहा है इन सबको। ये जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो गर्म और ठंडा दोनों होता है। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडा दोनों हो सकता है, और ये तापमान में परिवर्तन भी करता है। याद रहे, जो महासागर में धाराएं बहती है वो गर्म और ठंडा दोनों हो सकता है। कहीं कहीं गर्म होता है, कहीं कहीं ठंडा होता है, और ये तापमान में क्या करती है, परिवर्तन कर सकती है। और आपको एक बात याद रखना है कि जो गर्म महासागरीय धारा होता है वो भूमध्य रेखा से, अब ये भूमध्य रेखा क्या है सबको समझ में आ रहा है ना। क्लास 6 का ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके थे कि भूमध्य रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़ा है प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए वीडियो। तो जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो आपका भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बहता है। याद रहे, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से कहाँ बहेगा, तो ध्रुव की ओर बहेगा। जबकि जो ठंडा महासागरीय धारा होगा वो कहाँ से बहेगा, तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगा। और जहाँ पे ये दोनों धारा मिलता है वहाँ पे मछली का उत्पादन बहुत होता है, मतलब मछली वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों मिलता है वहाँ पे जो धारा होता है वही मछली बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये बात आपको विशेष याद रखना है। कुछ आपको नाम याद रखना है, जैसे कि लेब्राडोर महासागरीय धारा कैसा है, तो शीत है, मतलब ठंडा है। उसी प्रकार से अल्फ स्टीम महासागरीय धारा कैसा है, तो गर्म है। सिंपल सा ट्रिक है, स्टीम आपको दिख रहा होगा तो स्टीम मतलब समझ गया ना,
भपा हुआ, तो भपा हुआ कैसा रहता है, गर्म रहता है, तो आपको इससे याद रहेगा क्या चीज़, गर्म। आया समझ में? चैप्टर आपका खत्म हो गया यहाँ पे। चलिए लिखिए, महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडा हो सकती है, गर्म एवं ठंडा दोनों होती है। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडा दोनों हो सकती है, जो तापमान में परिवर्तन करती है, जो तापमान में परिवर्तन करती है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बहती है। गर्म महासागरीय धाराएं गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बहती है, बढ़ती है, जबकि ठंडा महासागरीय धाराएं ध्रुव से भूमध्य सागर की ओर बहती है, भूमध्य रेखा की ओर बहती है, जबकि ठंडा महासागरीय धाराएं ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, हाँ। और जहां दोनों धाराएं मिलती हैं, और जहां दोनों धाराएं मिलती हैं, और जहां दोनों धाराएं मिलती हैं, उस क्षेत्र में मत्स्य ज़्यादा होता है। मत्स्य मतलब मछली ज़्यादा होता है, उधर मछली ज़्यादा होता है। अब इसको लिख लीजिए, जैसे लेब्राडोर महासागरीय धारा शीत होता है, अल्पस्ट्रीम महासागरीय धारा गर्म होता है। इसको लिखिए फटाफट।